हेलो गाइस, आज हम लौटे हैं फिर से एक नई पुस्तक के साथ जो मदन मोहन शर्मा द्वारा रचित की गई है, जिसका नाम है ईशान और चुलबुल चिड़िया। हेलो, वो जिनकी पहली रचना है ईशान और चुलबुल चिड़िया। आइए इसे पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। सुबह सवेरे की ठंडी हवा, आसमान में घिरती लाली उगते हुए सूरज के साथ इधर उधर बिखरती नन्ही सुनहरी किरणें और अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश नापते तरह तरह के पक्षी। कुदरत के ऐसे खूबसूरत रंग तारा अम्मा और ईशान दोनों को खूब सुहाते थे। दिन निकलते ही पंछियों के लिए घर की छत पर दाना डालने उनका हर दिन का काम था। वह अच्छे से समझते थे कि उन्हें भी आसपास दिखेंगे तो कुछ पक्षी डर के कारण दाना चुगने नहीं आएंगे। इसलिए वो अच्छे इसलिए सवेरा होते होते घर के छत पर दाने बिखरा कर दादा नाती एक और छुपकर बैठ जाते और ढेर सारे चिड़ियों के चहचहाने, कबूतरों की गुटर खूब और अनगिनत पक्षियों की न जाने कितनी तरह की बोलियां का आनंद साथ साथ लेते। हर दिन की तरह आज भी ईशान अपनी तारा अम्मा के साथ एक कोने में छुपा पक्षियों के कलरव का आनंद ले रहा था। लेकिन तभी उसकी निगाह तक उसकी निगाह एक खास चिड़िया पर जाकर ठहर गई, जो दाना चुगना छोड़कर बार बार नीचे की ओर उड़ान भरती। वहां से चोंच में एक तिनका दबाकर लाती और घर के किसी कोने तक जाकर फिर वापस आ जाती। फिर नीचे से चोंच में एक नया तिनका दबाकर लाती, फुर फुर करती घर के अंदर जाती और फिर खाली चोंच वापस चोंच वापस लौट आती। अम्मा, आज इस चिड़िया को भूख नहीं लगी क्या? और ये बार बार तिनके लेकर किधर जा रही है? चिड़िया की ओर इशारा करते हुए ईशान ने अचानक अम्मा से पूछ लिया। शायद अपने होने वाले बच्चे के लिए घर बनाने की तैयारी कर रही है, अम्मा ने बताया। इसके आगे ये क्या करेगी? ईशा ने फिर सवाल किया। जब घर बना लेगी तब चिड़िया उसमें पहले अंडा रखेगी। इसके कुछ दिन बाद उसी अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आएगा, अम्मा बोली। फिर तो यह सब होता मैं भी देखूंगा। बहुत आनंद आएगा। खुश होकर ताले बजाते हुए ईशान ने कहा और फिर ना जाने क्या सोचने लगा। अम्मा अम्मा इस तरह तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने घर बनाने में तो चिड़िया को बहुत देर लगेगी। शायद मेहनत भी बहुत करनी ही पड़े। घर बनाने का कोई आसान तरीका नहीं है क्या? तारा की उंगली अपने ओर खींचते हुए ईशान ने इस बार फिर से नया सवाल पूछ लिया।
नहीं, सबको इसी तरह तिनका तिनका जुड़ना पड़ता है। तब कहीं जाकर एक घर बसता है बेटा। तारा अम्मा ने ईशान के सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए उत्तर दिया। कुछ दिन और बीते तो चिड़िया का घर भी तैयार हो गया और उसने उसमें अंडा भी रख दिया। अम्मा ने ईशान को बता दिया था कि चिड़िया के घर के घोंसले से कहते हैं। चिड़िया अब अक्सर अपने घोंसले के आसपास ही रहा करती थी। एक दिन ऐसा भी हुआ जब अंडे से चिड़िया का बच्चा बाहर आया। अब अब जो होता था वह बहुत आनंदित करने वाला होता था। ईशान छत पर काम जाने लगा था। वह तो तक अपनी चोंच में दाना दबाकर लाती थी और फिर अपने बच्चे की चोंच में चोंच डालकर चहक चहक कर दाना खिलाती। चिड़िया को देख देख कर आगात ही नहीं था। वह वहां उसे एक ऐसा संगीत अपने हर ओर सुनाई देता था जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। चिड़िया का चुलबुलापन देखकर घर वालों ने उसका नाम ही चुलबुल चिड़िया रख लिया था। एक दिन जब ईशान और अम्मा साथ साथ आए तो देखा घोंसला एकदम खाली था। तब जाए तेज तेज चरखराकर उड़ती चिड़िया को अजीब तरह से घोंसले में चोट डालते हुए और चींची की आवाजें निकालते देख वे चकित रह गए। चिड़िया की चींची में पहले वाली चहक बिल्कुल नहीं थी। बेचारी इधर उधर चक्कर मारती और कभी तेज तो कभी थकी सी आवाज में केवल एक बार ची बोलती और वहीं देर हो जाती। ईशान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अम्मा समझ चुकी थी। कोई शिकारी जानवर चिड़िया के बच्चे का शिकार कर गया। क्या बात है अम्मा, इस चिड़िया को क्या हुआ? लगता है इसके बच्चे को कोई शिकारी जानवर खा गया, अम्मा ने ईशान को बताया। अब ये चिड़िया क्या करेगी? ईशान फिर से पूछ बैठा। कई दिनों तक इसी तरह इधर उधर चक्कर लगाएगी अपने बच्चों की खोज में। आसपास हर जगह देखकर आएगी, शायद कहीं मिल जाए। अब्बा बोली चिड़िया का प्रतिदिन घंटे इसी प्रकार उड़ते रहना और वहीं पंख फड़फड़ा कर गिर जाना अब रोज की सी बात हो चली थी। लेकिन आज वही शिकारी जानवर उस चिड़िया को भी खा गया जिसने उसके बच्चों का शिकार किया था। ईशान को फर्श पर चिड़िया के पंखे बिखरे हुए थे। इस तरह जान देकर चिड़िया ने क्या पाया अम्मा?
अगर चाहती तो वह अपनी जान बचा सकती थी, ईशान बोला। किस तरह बेटा? अम्मा ने पूछा। वह इधर उधर आना ही छोड़ देती तो शायद बच जाती। बच्चा तो उसे अब वापस नहीं मिला, ईशान ने कहा। ऐसा होना इतना आसान नहीं था बच्चे। जब तक उसे पूरा विश्वास न हो जाता कि उसका बच्चा ठीक से उड़ने लायक हो गया है, तब तक चिड़िया इधर आना नहीं छोड़ती। ऐसा क्यों अम्मा? ईशान ने सवाल किया। तो अम्मा कहने लगी, यही कुदरत का उसूल है बेटा। दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के देखरेख में इसी तरह सारी जिंदगी खपा देती है। माँ मनुष्य की हो, पशु की या फिर पक्षी की, बच्चों के साथ उसका लगाव ऐसा ही गहरा और अटूट होता है। बच्चे ही तो माँ की जिंदगी होते हैं। अब इसके बाद उनकी एक और कहानी है, आए उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है दादी की दवाखाना। रामेश्वर दयाल अपनी कारोबारी रामेश्वर दयाल अपनी कारोबारी जरूरतों की वजह से दूर शहर में आकर रहने तो लगे थे, लेकिन अपने गांव से उनका जुड़ाव आज भी कम नहीं हुआ था। मन में सदा एक ही इच्छा रहती थी कि उनकी तरह उनके बच्चों की जड़ें भी अपने गांव की माटी से जुड़ी रहे। यही सोचकर आज भी वह अपनी पत्नी मीना और अपने दोनों बेटों नीरज तथा धीरज को साथ लेकर होली का त्योहार मनाने गांव आए थे। शहर से निकलकर गांव की ओर मुड़ते ही बच्चे रास्ते की हरियाली और दूर दूर तक फैले खेतों को देखकर खुश होने लगे। होली इस बार मार्च महीने के शुरू में ही पड़ी। शुरू में पड़ा रही थी। इसलिए कहीं कहीं सरसों के फूलों की पीली चादर तो कहीं गेहूं के हरे सुनहरी बालियां बच्चों को लुभा रही थी। लंबी लंबी पगडंडियों से गुजरकर घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि राह में एक बड़े से डंडे पर लाल सा झंडा लहराता दिखाई दिया। डंडे के चारों ओर अच्छे खासे कूड़ कबाड़ के साथ साथ उपलों और लकड़ियों के ढेर भी दिखाई दे रहे थे। बड़े बेटे नीरज ने पूछा, पिता जी, ये ढेर किस लिए इकट्ठा किया हुआ है और इसके बीच में झंडा लगाने का अर्थ क्या है? बेटा, ये होली का है। होली वाले दिन गांव वाले इकट्ठे होकर इसको आग लगा देंगे। रामेश्वर दयाल ने बताया। ऐसा क्यों किया जाता है पिताजी? नीरज ने फिर पूछा। इसके पीछे दो बातें हैं बेटा। पहली, एक कहानी। कौन सी कहानी? कहानी की चर्चा आते ही रामेश्वर दयाल के बीच में टोकते हुए दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, कहानी सुनाइए ना पिताजी। सुनो बच्चों, पुराने समय में राक्षसों का एक राजा था, हिरण्यकश्यप।
हिरण्यकश्यप जो अपनी जनता को हमेशा सताता रहता था, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद उसको उसके ऐसे उसके ऐसे दुष्कर्मों का विरोध किया करता था। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका, जिसे वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। एक दिन प्रहलाद के हवाले कर दिया गया ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए और होलिका से सलामत बच निकले। तो प्रहलाद का शरीर राख हो गया होगा। पिताजी होलिका होलिका बुआ जीवित बच गई होंगी। छोटा भाई धीरज बीच में बोल उठा, नहीं धीरज, उसका ठीक उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसा क्यों? वरदान का क्या हुआ? इस बार नीरज ने अचंभित स्वर में पूछा। किसी अच्छे निर्दोष या निर्भय को जलाने की कोशिश करने वाला अपनी आग में खुद ही जल जाता है। बेटे बेटे उसे वरदान भी नहीं बचा पाते। किसी अच्छे सच्चे निर्दोष या निर्बल को जलाने की कोशिश करने वाला अपनी आग में खुद ही जल जाता है। बेटे उसे वरदान भी नहीं बचा पाते। ओह! दोनों भाइयों के मुंह से अचानक एक ही आवाज एक साथ निकली। आया समझ में? बुराई पर अच्छाई की जीत की इस याद को हम भी आज तक होलिका दहन के रूप में मानते हैं। यह हुई पहली बात, रामेश्वर दयाल बोले। और दूसरी बार पिताजी। इस बार बड़े भाई नीरज ने पूछा, तुम देख रहे हो नीरज, झंडे के आसपास कोड़े कबाड़े कितने भीड़ लगे हैं। सारे गांव का कूड़ा कचरा इधर जमा हो गया है, जो होली वाले दिन फूंक दिया जाएगा। इस तरह सारे गली चौराहे गंदगी मुक्त हो जाएंगे। होलिका दहन इस रूप में हर वर्ष मानते हैं। यह हुई दूसरी बात। समझे बेटा? पिताजी ने दोनों से पूछा। दोनों ने हाँ में सर हिलाया। बात ही बात में कब घर आ गया किसी को पता ही नहीं चला। गांव के घर की बात ही कुछ और थी। चारों ओर बड़े बड़े कमरे, बीच में लंबा चौड़ा आंगन, आंगन में छायादार नीम का पेड़ और तुलसी का पौधा। दोपहर दोपहर होने वाली थी। आंगन में ही सारा परिवार होली की तैयारियों में लगा था।